नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल सिस्टम 2019 इवेन का प्रश्न पत्र। और सिग्नल सिस्टम 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का सब्जेक्ट हुआ, ये आप सभी को पता ही होगा। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, ये जो हम लोग 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ उसे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आप सभी को ग्रुप बी और ग्रुप सी जो कि 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उन सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। यानी कि आप कह ले तो मैं 2019 इवन जो सिग्नल सिस्टम का आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करूंगा। कैसे डाउनलोड करना है या फिर कैसे मिलेगा, वो आप वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि सिग्नल सिस्टम यह एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, यह थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए मैं ये नहीं कि एक का ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। अगर कोई सवाल हुआ, अगर मान लेते हैं इस सवाल का आंसर बी हुआ, तो क्यों हुआ, और इसके अपोजिट में अगर कोई सवाल या फिर रिलेटेड में ही कोई सवाल अन्य आ सकता है तो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ताकि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो सवाल है हूबहू जब आप एग्ज़ाम देंगे तो यही सवाल पूछ दे। इसके अपोजिट या रिलेटेड कोई दूसरा सवाल भी मिल सकता है। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आए, आप बना के आइएगा, उस प्रकार हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको वीडियो में समय देना पड़ेगा, इसे आप शॉर्टकट वीडियो मत समझिए, इसे आप एक पढ़ाई वाला लेक्चर ही समझिए। तो साथियों, पहला जो सवाल है, इफ़ ए सिग्नल एफ टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस देन द सिग्नल इज नोन एज। तो यहाँ पे ऑड और इवन सिग्नल का केस आपको पता होना चाहिए इस सवाल को बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल, एफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ टी माइनस। तो ये जो केस हुआ ये आपका इवन सिग्नल का केस हुआ। क्यों हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो सवाल है उसका आंसर आपका इवन सिग्नल हो जाएगा। और यहीं पे साथियों, अब आप पूछिएगा कि ऑड सिग्नल का केस क्या हुआ, तो उसे भी मैं यहाँ पे साफ कर देना चाहता हूँ कि इवन सिग्नल का केस तो आपका ये हो गया एफ ऑफ टी माइनस, ये दोनों इक्वल हो गया। और ऑड सिग्नल का केस एफ ऑफ टी जो है वो इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ माइनस ऑफ एफ ऑफ टी माइनस के। क्यों? तो उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक साइन और कॉस का एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर हम लोग कॉस थीटा में, अगर थीटा में अगर हम लोग एंगल में माइनस लगा देते हैं तो ये क्या आता है, एक कॉस थीटा ही आ जाता है हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा है वो इस वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एफ टी इक्वल्स टू एफ टी माइनस का, उस प्रकार से यहाँ पे मैच कर रहा है। यानी कि आपसे अगर कोई पूछे कि कॉस थीटा कैसा फंक्शन है, तो आपको बता देना है कि कॉस थीटा इवन फंक्शन है। और वहीं पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा में अगर हम लोग माइनस लगा दे तो वह सिंपली माइनस बाहर निकल आता है और साइन माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाता है। तो साइन थीटा क्या हुआ, तो साइन थीटा आपका ऑड सिग्नल हुआ। ये इस सवाल से रिलेटेड आपका जो भी सवाल है उसे आपको बना लेना है इतना जानने के बाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका लैप्लस ट्रांसफॉर्म ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, यह किसका फॉर्मूला है उसे पूछ रहा है। तो यह साइन एच ओमेगा टी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं इससे रिलेटेड मैं अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लैप्लस ट्रांसफॉर्म आपको याद करना ही पड़ेगा। सारे का फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना चाहता हूँ, आप हो सके तो यहीं पे ही याद कर लीजिए। साइन ओमेगा टी के बारे में देखते हैं। साइन ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ, ओके। और अगर साइन में ही अगर हम लोग हाइपरबोलिक लगा दें साइन एच ओमेगा टी, तो इसका फॉर्मूला सेम हुआ, केवल प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा। ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और वहीं साइन में आप याद कर लीजिए नमरेटर में ओमेगा हुआ, वहीं पे कॉस में आपको अगर पूछा जाए तो कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला आपका होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या फिर यहाँ पे चूंकि ओमेगा के जगह पे
यहाँ पे देख लीजिए, ओमेगा की जगह पे अगर ए रहता तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाता, लेकिन यहाँ पे ओमेगा है तो इसलिए हमें ओमेगा ही लिखना पड़ेगा, साइन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और वहीं अगर हम लोग कॉस में हाइपरबोलिक ले लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, तो यहाँ पे आपका एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये आपका कॉस एच ओमेगा टी का फार्मूला या फिर इक्वल हो गया। ठीक है, तो इस ये जो 2 नंबर सवाल था उसका आंसर सी हो गया। तीसरा जो सवाल है वो है एन यूनिट इम्पल्स फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन गिव्स, यानी कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन को हम लोग डेल टी से डिनोट करते हैं, डेल टी। और इसका ग्राफ भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता है, यहाँ से यहाँ पे 0 और इसको ही हम लोग डेल टी बोलते हैं, यहाँ पे 1 ले लीजिए। और जब आप इस डेल टी को इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो आपको वो जो ग्राफ है वो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा यहाँ पे 0। तो आपको यह पता होना चाहिए ये जो ग्राफ है ये आपका स्टेप फंक्शन का ग्राफ है या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन का ग्राफ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोग इम्पल्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें यूटी मिलेगा। वहीं अगर आपसे रिवर्स वाइज पूछ दिया जाए कि अगर आपको यूटी यानी कि स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलेगा, तो उस केस में भी आपका हो जाएगा डेल टी मिल जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या हो गया, स्टेप फंक्शन। और मैं और आगे के लिए आपको बताऊं तो अगर यूटी को अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा रैंप फंक्शन, और रैंप फंक्शन को भी अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे तो हमें मिल जाएगा पैराबोलिक फंक्शन। तो ये सब याद करने वाली चीज़ है, आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ पे चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि द गेट फंक्शन हैज ए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो गेट फंक्शन का ग्राफ कैसा हुआ, तो पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे अगर t/2 माइनस t/2 से t/2 है, ये आपका गेट फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो निकालने पर क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है एफ ओमेगा क्या है, सी नंबर ए टी सैम्पलिंग, ऐसे को सैम्पलिंग बोला जाता है, ओमेगा t/2, यही आपका गेट फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म यही आता है। तो आपका आंसर सी हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सैम्पलिंग है इसको सिंक फंक्शन भी बोला जाता है, और इस ऐसे सैम्पलिंग असल में ये जो मान हुआ वो मान असल में क्या है, आपका साइन ओमेगा t/2 बटे ओमेगा t/2 मान हुआ। और इसी साइन इतना को ही हम लोग शॉर्टकट में सैम्पलिंग ओमेगा t/2 लिख देते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो सी हो गया। ये आप अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म बनाना आता है तो आप ये जो मैंने जो लिख दिया गेट फंक्शन, उसको अगर आप लोग डील करते हैं तो आपका अंततः ये सी वाला जो है फार्मूला 80 सैम्पलिंग ओमेगा t/2, ये आपका अंत में यही आंसर आएगा। 5वें नंबर का जो सवाल है वो आपका है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यानी कि 1 का पूछा जा रहा है जेट ट्रांसफॉर्म। तो 1 के पावर n अगर हम कर दे तो भी ये तो 1 ही होने वाला है। और जेट ट्रांसफॉर्म का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ए के पावर n और यू n, ये जो हुआ ये आपका होता है z/z-a। लेकिन चूंकि यहाँ पे ए की जगह पर हम लोग 1 लेते हैं, उसके पावर n कर देते हैं, तो भी ये जो 1 ही रहने वाला है, n कितना भी पावर करे तो भी 1 ही रहने वाला है। और un का मान भी, यूनिट का मान भी 1 ही होता है। तो इसलिए इस फार्मूला पे अगर हम लोग ए की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का जेड ट्रांसफॉर्म आपका क्या हो जाएगा, z/z-a। चलिए हम लोग अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल आपका ये रहा, फॉर ए फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ft वेयर
मतलब एक फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन या फिर एक्सपेंशन दे दिया गया है। ये आपको याद भी होने चाहिए, ऐसे यहाँ पे सवाल में ही दे दिया गया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो ए नॉट है इसको क्या कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसको कांस्टेंट टर्म भी बोला जाता है और इसको डीसी वैल्यू भी बोला जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो आपका सी हो गया। 7वें नंबर पे आपसे कहा जा रहा है कि इफ़ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज यू टी इक्वल्स टू 1 एंड जो कि टी ग्रेटर देन 0 और यू टी 0 जब टी 0 से छोटा हो, देन द फंक्शन मतलब फंक्शन क्या कहलाएगा। तो मैंने आप सभी को एक ग्राफ बताया है थोड़ा देर पहले ही कि ये जो ग्राफ यहाँ से 1 से शुरू होता है, तो ये ग्राफ आपका यूटी का ग्राफ हुआ। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, ठीक है, और यहीं पे एंड हो गया है। तो यह यहाँ पे 1 है, जितना भी दूर जाए इन्फिनिटी तक भी जाए इसका मान 1 ही रहने वाला है, यूटी है। तो टी अगर हम लोग ग्रेटर देन देख रहे हैं कि इसका मान हमेशा 1 ही आ रहा है, और टी लेस देन 0 पर यह ग्राफ इधर से मतलब एक्स एक्सिस पे ही जा रहा है, यानी कि यह हमेशा 0 ही रहने वाला है टी लेस देन पर। तो यह किसका ग्राफ हो गया, यूटी का। यूटी यानी कि यूनिट स्टेप का ग्राफ हो गया। ओके, चलिए हम लोग 8वें नंबर के सवाल को देखते हैं। 8वें नंबर पर जो आपका सवाल दिया गया है वो कहा जा रहा है कि आरटी का मतलब आपको समझ लेना होगा कि रैंप फंक्शन या फिर रैंप सिग्नल का बात बोल रहा है। तो रैंप सिग्नल को हमको बोला है डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करो। मैंने मतलब 4-5 सवाल पहले आपको बताया भी था कि डेल्टी को इंटीग्रेट करते हैं तो यूनिट फंक्शन आता है, स्टेप फंक्शन आता है, स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप फंक्शन आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रैंप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, यानी कि डी वाई डी टी। तो यह रिवर्स वाइज यू टी ही आ जाएगा, यू टी। और यू टी यानी कि स्टेप फंक्शन और यू टी का मान 1 ही होता है। यहाँ पे यू टी नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, 1 दे दिया गया है, तो हमें मान के चलना है कि इसका आंसर 1 ही होगा। मैं आपको यहाँ से फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग से। जैसे डेल्टी को हम लोग अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूटी मिलता है। और यूटी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है आप क्या, रैंप रैंप फंक्शन। आरटी ले लेते हैं और आरटी को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो आपका यहाँ पे रैंप फंक्शन का डेरिवेटिव या फिर डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, यूटी आता है, और यूटी का मान 1 होता है, इसलिए हमें बी मान के इसका आंसर चलना है। 9वां जो सवाल है वो बोल रहा है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म ए नॉट इन द फूरियर एक्सपेंशन इज गिवन बाय। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिए, ए नॉट, यहाँ पे जो ए नॉट है यानी कि एक कांस्टेंट टर्म है या फिर डीसी वैल्यू भी है। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे ए भी हो सकता है, बी नंबर भी, और ए नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका मेन जो वैल्यू है यहाँ पे ए ही होगा। आपको ए ही लेके चलना है। आप याद ही कर लीजिए कि अगर ए नॉट का मान पूछे तो किताब में इसका मान यही दिया हुआ रहता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे 1/2 पाई 1/2 पाई और 0 से 2 पाई तक का लिमिट या फिर पीरियड, और फिर एफ टी डी टी यानी कि डेरिवेटिव, यही आपका अप्रोप्रिएट या फिर मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हुआ वो आपका ए नंबर ही हुआ। ऐसे अगर पाई से -पाई का पीरियड दे दिया जाए तो उस केस में शायद ये भी हो सकता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि किताब में ऐसा ही दिया हुआ रहता है। तो इसलिए अगर आपके सामने अगर सवाल आता है तो उसका आप ए ही जवाब मारे, ठीक है। क्या है आप देख लीजिए, 1/2 पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ टी डी टी, किसका, कांस्टेंट टर्म ए नॉट का फूरियर एक्सपेंशन ये होगा आपका। 10वां नंबर है द आर एम एस वैल्यू ऑफ आई टी
और ए आपका दे दिया गया है एम्पियर में। तो इससे निकालने का एक तरीका होता है कि आप दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, और लेकिन इसका सिंपली जो फार्मूला होता है, स्क्वायर करने वाले में आपको डिफ़िकल्टी होगी, एक थोड़ा कंसेप्ट है, तो इसलिए डायरेक्ट फार्मूला क्या आता है, आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं, रूट अंडर ये जो डीसी वैल्यू है कांस्टेंट टर्म, उसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो 2√2 का आपको स्क्वायर कर देना है, प्लस जो आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है उसका स्क्वायर करना है, और बटे में √2 का भी स्क्वायर कर देना है। यही आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ 2√2 का स्क्वायर 8 हो गया, और 4 बटे √2 का स्क्वायर करिएगा तो 16/2, ये भी 8 हो गया, यानी √16 आपका आ गया 4, यानी कि इसका आंसर 4 एम्पियर हो जाएगा। 11वां नंबर जो सवाल है वो है, द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ टी इज गिवन बाय, यानी कि यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव को डॉट से भी डिनोट किया जाता है। जैसे कोई सवाल में आपको एफ डॉट टी दे दे तो समझ लीजिए कि इसका एक डेरिवेटिव है, एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगर 2 डॉट लगा दे तो समझना है आपको कि 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। और एक बार डिफ्रेंशिएशन को आप लोग ऐसे भी तो समझते हैं dy/dt, लेकिन अगर 2 बार या फिर 2 बार डॉट लगा दिया, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो उस वक्त डिफ्रेंशिएशन को dy/dt के रूप में d²y/dt² लिखा जाता है। तो इस केस में सिंपली आपसे क्या एफ डॉट टी का मान पूछा जा रहा है, तो इसका जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है वो सिंपली ए हो गया, एस और कैपिटल एफ एस माइनस स्मॉल एफ जीरो। लेकिन साथियों आपको सी नंबर पे जो देखने को मिल रहा है, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ नॉट या फिर एफ जीरो, ये जो आपका हुआ, ये आपका मैंने कहा डबल डेरिवेटिव, उसका ये फार्मूला है। यहाँ पे तो सिंगल डेरिवेटिव किया गया है एफ टी में, अगर डबल डेरिवेटिव कर दिया जाए, एफ ऑफ टी ऐसा कर दिया जाए, तो उसका फार्मूला आपका ए हो गया। तो आपको दोनों याद कर लेने हैं, दोनों याद कर लीजिए। अगर एफ टी ही रहा, केवल एफ टी पर डेरिवेटिव कर दिया गया, तो उसका फार्मूला एस एफ एस माइनस एफ नॉट, यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। और जब अगर डबल डेरिवेटिव एफ टी को किया जाए, तो उस केस में आप ये देख लीजिए, स्क्वायर और फिर एक डेरिवेटिव भी और एक सिंपल एफ नॉट भी। 12वां नंबर जो सवाल है वो है, द मैथमेटिक स्टेटमेंट एफ नॉट इक्वल्स टू लिमिट एफ टी टी टेंस टू जीरो और लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस, ये किसका फार्मूला है या फिर इस थ्योरम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है इनिशियल, फाइनल और फाइनल वैल्यू। तो आपको मैं सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ कि अगर एफ जीरो या फिर आई जीरो ही ले लेते हैं, आई जीरो ही अगर कुछ भी अगर जीरो दे दिया जाए, तो आपको समझ लेना है कि यह इनिशियल वैल्यू थ्योरम का फार्मूला है। ओके, तो इस केस में यहाँ पे एफ जीरो दे दिया गया है, और उसके बारे में ये जो दो इक्वल में एक फार्मूला है, ये आप याद ही कर लीजिए। लेकिन एफ जीरो दिया हो तो आपको इनिशियल वैल्यू ही समझना है। तो फाइनल वैल्यू क्या हुआ, तो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर एफ इन्फिनिटी बराबर कोई कुछ भी आगे फार्मूला होता है वो दिया हुआ, अगर आप एफ इन्फिनिटी देखें तो आपको समझ लेना है कि वो फाइनल वैल्यू सवाल का ही, फाइनल वैल्यू थ्योरम का ही वो फार्मूला है। और एफ इन्फिनिटी के जगह पे अगर आई इन्फिनिटी रहे तो भी आपको फाइनल वैल्यू ही समझ लेना है। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो होता है उसमें, खैर यहाँ पे टी टेंस टू जीरो हुआ, लेकिन मेन जो फार्मूला आपका ए हुआ, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू एफ जीरो हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें जो लिमिट लगता है एस एफ एस हुआ, लेकिन लिमिट का जो यहाँ पे बेस हुआ वो एस टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, यानी इनिशियल में जीरो, लेकिन उसी फार्मूला में एस लिमिट में जो एस का जो रेंज है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और वहीं फाइनल वाले वैल्यू में एफ इन्फिनिटी का जो फार्मूला होता है, वहाँ पे लिमिट एस एफ एस तो होगा,
और यहाँ पे s टेंस टू 0 होगा। ओके, तो ये आप याद कर लीजिए, फाइनल वैल्यू का फॉर्मूला हो गया और यहाँ तो क्या इनिशियल वैल्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो इस जो सवाल है 12 नंबर, उसका आंसर ए इनिशियल वैल्यू हो गया है। 13वां जो सवाल है वो आप देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये जो एफ टी एक्सप्रेशन होता है या फिर फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन हुआ, उसका एवरेज वैल्यू क्या हुआ। तो एवरेज वैल्यू आपको याद ही करना पड़ेगा। एवरेज वैल्यू को एफ ए से लिखा जाता है और उसका फॉर्मूला भी यही हुआ 1/2 पाई 0 से 2 पाई एफ टी डी टी। ठीक है, ये आप याद ही कर लीजिए, एवरेज वैल्यू आपका ए हो गया। 14 नंबर सवाल है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी। तो यहाँ जो याद करने वाली बात है कि एफ टी बाई टी है, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन सेम ही लग रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 0 से एस की तरफ जा रहा है, लिमिट है जो। लेकिन इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी आपको पता होना चाहिए कि इसका जो लिमिट या फिर पीरियड है इंटीग्रेशन का, अपर लिमिट होना चाहिए इन्फिनिटी और लोअर लिमिट एस होना चाहिए, यानी कि यह एस से इन्फिनिटी की तरफ इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका आंसर हो गया ए। ए सिग्नल व्हिच है 0 पावर इन इट मे बी नोन एज, यानी कि कहा जा रहा है कि 0 पावर किस सिग्नल को कहते हैं या फिर किस सिग्नल का पावर 0 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक होता है, ट्रिक होता है PE 0, यानी कि पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज 0, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज 0, यानी कि एनर्जी सिग्नल का जो पावर हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। तो आपका आंसर यहाँ पे एनर्जी सिग्नल हुआ। और आप PE 0 को आप कैसे याद करें, तो आपको ट्रिक है, हम लोग जो कोर्स या फिर आप कोर्स कर रहे हैं वो PE ही हुआ, यानी कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, और PE 0 आपको याद कर लेना है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग 0। तो इससे आप समझ सकते हैं। और इसके उल्टा EP अगर पढ़ना है तो यह इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि PE 0 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल 0, और EP को हम लोग पढ़ना है उल्टा तो इन्फिनिटी, एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल तो इन्फिनिटी। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, पावर किसका 0 होता है तो एनर्जी सिग्नल का, तो बी हो गया 15 का। ये जो फार्मूला है ये किसका, जेड ट्रांसफॉर्म का या किस टर्म का ये फार्मूला है, जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो मैंने आपको बताया था कि AN UN का फार्मूला जेड ट्रांसफॉर्म होता है ए, लेकिन यहाँ पे UN का मान 1 ही मान लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे AN हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर है द फूरियर कोफिशिएंट BN इज गिवन बाय BN। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं BN का जो फार्मूला होता है वो 1/पाई 0 से 2 पाई तक और FT साइन एन ओमेगा टी DT हुआ। ऐसे यहाँ पे आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि या तो साइन वाला ही टर्म होगा, तो आपको पता ही होना चाहिए BN का जो फार्मूला होता है, कोफिशिएंट होता है, वो साइन में ही होता है। तो इसका आंसर या तो ए होगा या फिर सी होगा। कुछ लोग आपको ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर टाइम का जो या फिर जो पीरियड है अगर -पाई से पाई तक लिया जाए तो उस केस में ए भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो किताबी जो लिखा हुआ रहता है कि मस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका ए ही होगा। आप इसे ही याद कर लीजिए, 1/पाई 0 से 2 पाई और FT साइन एन ओमेगा टी DT। 18 नंबर जो सवाल है, टू सिग्नल F1T एंड F2T आर सेट टू बी ऑर्थोगोनल हैविंग टाइम पीरियड T1 एंड T2 इफ, इसे ऑर्थोगोनल कब कहा जाएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, ऑर्थोगोनल होने के लिए F1T और F2T को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको DT से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसका टाइम पीरियड क्या है T1 से T2, तो इसको T1 से T2 को मतलब इंटीग्रेट कर देंगे इसी लिमिट के अंदर, और उसका मान जो होगा वो 0 होना ही चाहिए। तो ये जो केस बता रहा है उसको ए नंबर वाले ही ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है।
19 नंबर है एफ टी इक्वल्स टू टी देन एफ टी इज डैश फंक्शन। तो यह आपका हो जाएगा रैंप फंक्शन हो जाएगा। कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। एफ टी इक्वल्स टू टी, एफ टी इक्वल्स टू टी यानी कि यह बीचों बीच इसका ग्राफ रैंप फंक्शन का या फिर सिग्नल का ग्राफ बीचों बीच होता है। यानी कि किसी भी पॉइंट पर जिसका मान x के मान जितना होगा उतना ही y का मान होगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ ले y बराबर x का ये जो ग्राफ हुआ तो उसी प्रकार यह रैंप फंक्शन का ग्राफ हुआ। और यहाँ पे y के जगह पे फंक्शन में दिया हुआ है एफ टी और टी, टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ है तो इसलिए एफ टी और टी इक्वल होगा। तो किस केस में, तो केवल और केवल यह रैंप फंक्शन के ही ग्राफ में ऐसा इक्वल हो सकता है y और x। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो रैंप हो जाएगा, रैंप सिग्नल या फिर फंक्शन। तो चलिए मैं आपको एक और बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि रैंप फंक्शन ऐसा हो गया। अगर हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो असल में ये जो सीधा जो लाइन है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा और तब रैंप फंक्शन का जो अगला जो इंटीग्रेट करने पर जो फंक्शन आएगा वो हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा। ये आप याद कर लीजिए। और डिफ्रेंशिएट कर देंगे रैंप सिग्नल को, यानी कि ऐसे है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यह पुनः ये जो ग्राफ था वो आपका ऐसा बन जाएगा, 1 पे आकर के सीधा चला जाएगा यानी कि यू टी आ जाएगा। 20वां नंबर आप देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर ए पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए यही सेटिस्फाई करेगा। एफ टी इक्वल्स टू एफ टी प्लस एन टी, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन के लिए यही इक्वेशन होता है। तो आप इसे याद ही कर ले या फिर समझ ले। तो इस 20 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। अब साथियों आप देख सकते हैं यहाँ से आपका अब ग्रुप बी स्टार्ट हुआ। ग्रुप बी में आपके कितने से क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है। और ग्रुप सी में भी आपके यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, लेकिन 5 ही नहीं क्वेश्चन बल्कि असल में 10 क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अथवा या फिर और भी दिया हुआ रहता है। तो ये सारा क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन पाना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसा सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। आप देख सकते हैं आपको यही पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है जिसमें आपको ए टू जेड सारा सोल्यूशन थ्योरी का या फिर 4 और 6 मार्क्स का दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 नंबर को बनाया गया है और 2 का अथवा भी बनाया गया है। इसे आप क्या कह लें, क्वेश्चन बैंक ही समझ ले। इसे टाइपिंग किया हुआ भी रखा हुआ है, बस इसे हम टाइपिंग किया हुआ अपलोड इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते ही हैं, तो उन सबों से बचने के लिए हमने यहाँ पे कलम से ही उतारना सही समझा है। वरना ये आपका क्वेश्चन बैंक कह ले तो तैयार है 2019 इवन सिग्नल एंड सिस्टम का। ठीक है, तो आप इसे ही डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे और यहाँ से आप सारे सवालों को खुद से बनाइए और जो नहीं बनता है उसका सोल्यूशन आप देखिए और समझिए, याद भी कर लीजिए। बहुत सारे चीज़ मेस हो गया, लूप हो गया, ये सब याद करने वाला चीज़ भी हुआ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट, क्या मैं आप सभी को सलाह देता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप सिग्नल सिस्टम पढ़ने के लिए आप मेरे पेटू पॉलिटेक्निक के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सिग्नल सिस्टम का मैक्सिमम वीडियोज़ मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो जो मनीष सर जो टीचर है उनसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका कैरी होने का संभावना, किसी भी सिग्नल सिस्टम में कैरी लगने का संभावना 0% हो जाएगा। यानी कि उनसे पढ़ने वाला मैक्सिमम स्टूडेंट 99% स्टूडेंट पास ही होता है, यानी कि कैरी तो लग ही नहीं सकता है। तो आप उनसे सिग्नल सिस्टम ज़रूर पढ़िए, आपको प्लेलिस्ट में उनका वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपका सिग्नल सिस्टम का जो कैरी लगने का समस्या था वो आपका बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। आप उनसे ज़रूर पढ़िए। आप किसी अन्य टीचर का कोर्स भी ले चुके हैं तो भी आप इनसे पढ़िए, क्योंकि यह बहुत ही शॉर्टकट में आपका जो भी सवाल आने वाला रहता है उस अनुसार से पढ़ाते हैं। तो आप मैक्सिमम सवाल उनसे भी टच कर सकते हैं। सारे सवाल तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम सवाल आप डील कर पाइएगा उनका भी वीडियोज़ देखने के बाद। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।